वेलकम स्टूडेंट्स, असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 के क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम इंटीग्रल कैलकुलस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास सेट बी है और सेट बी में जो पहला प्रश्न है, देखिए इंटीग्रल कैलकुलस का आपको डबल इंटीग्रेशन का प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, लिमिट दिया गया है 0 to 2 और 0 to √2x माइनस एक्स स्क्वायर और आपको इंटीग्रेशन करना है x का, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो देखिए इस प्रकार का जो भी प्रश्न रहता है आपको इसमें पता होगा रूल क्या होता है। जो भी आपके पास इंटीग्रेशन में लिमिट दिया गया है, ठीक है, जैसे लिमिट x दिया गया है तो यहाँ पर जो समाकलन है वो पहले x के लिए नहीं होगा, पहले y के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको रूल पता होगा। अगर इंटीग्रेशन का जो लिमिट दिया रहता है फर्स्ट में, जो भी ये लिमिट दिया है उसके अपोजिट में ही हमेशा समाकलन किया जाता है। तो देखिए x दिया है तो मेरे को समाकलन करना पड़ेगा y के लिए। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर समाकलन कर देंगे तो x कांस्टेंट हो जाएगा, तो आपको 1 का समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको x को कांस्टेंट के तौर पे ऐसे बाहर निकाल लेते हैं, 1 हो गया। 1 का समाकलन y के लिए y हो जाएगा, तो x इंटू वाई और 0 रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसको ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 to 2 लिमिट x रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो देखिए अब हमको इसका समाकलन करना है x के लिए। तो देखो भाई ये तो क्लियर दिख रहा है कि डायरेक्ट तो इसका समाकलन हो नहीं पाएगा। हमको यहाँ पर x की वैल्यू जो है कुछ सपोज करना पड़ेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, इस प्रकार से कुछ सपोज करेंगे तभी जाके ये आगे सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से जब कुछ सपोज करना रहता है ना तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, फॉर्मूला भी अगर वो बनेगा तो देखिए इसको हमको थोड़ा सा जमा के लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको अगर मैं 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो देखिए क्या यहाँ पर ये परफेक्ट बन रहा है। देखिए x का स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और माइनस जो 2x है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 और 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ dx। अब मेरे को यहाँ पर सपोज कर लेना है x माइनस 1 बराबर साइन थीटा। ठीक है, x माइनस 1 बराबर साइन थीटा सपोज कर लेते हैं, तो dx की वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट चेक कर लेते हैं, तो जब मैं लिमिट x बराबर 0 पुट करूंगा तो मेरे को मिलेगा -1 बराबर साइन थीटा। तो यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ -π/2। क्लियर है? यहीं पर ध्यान देना, यहीं पर बड़ा गलती होता है। ठीक है, 0 पुट करेंगे तो -1 बनेगा। ठीक है, 1 नहीं बनने वाला है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे ही जब मैं x का वैल्यू 2 रखूँगा तो मेरे को 1 मिलेगा साइन थीटा के वैल्यू, और यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ π/2। ठीक है, तो मेरा लिमिट क्या हो गया -π/2 से π/2, और जो भी आपके पास जो दिया गया उसका वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमको x का वैल्यू जरूरत पड़ेगा, x का वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो सारे वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -π/2 से लेकर π/2 तक, और x की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा प्लस 1, ठीक है, इंटू रूट ऑफ 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और dx की वैल्यू आपके पास है cos थीटा डी थीटा। तो जब आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 इंटू ये cos थीटा, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, इसको आप 2 बार लिख लेते हैं, -π/2 से π/2। देखिए एक बार क्या बन रहा है साइन थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, और एक बार बन रहा है -π/2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो अब असली काम तो यहाँ से शुरू होगा हमारा। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर 2 जगह पर इंटीग्रेशन करना है। तो ये जो फंक्शन आपके पास दिख रहा है, ठीक है, इसमें देखेंगे तो जो लिमिट है वो अपोजिट साइन में है। देखिए -π/2 और π/2, और हम जानते हैं कि कभी भी लिमिट आपका अगर अपोजिट साइन में, ठीक है, -a से a दिया गया है और f(x) दिया गया है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है ये आती है 0 व्हेन f(x) इज ऑड फंक्शन। ठीक है, यदि जो फंक्शन है ऑड फंक्शन होगा तब ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू डायरेक्ट 0 आ जाएगा, और यदि ये इवन फंक्शन होगा तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 2 ऑफ, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a f(x) व्हेन dx व्हेन f(x) इज इवन फंक्शन। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को। ठीक है, यदि आपके पास जो लिमिट है वो अपोजिट साइन में है, जैसे -a से a दिया गया है, तो यदि अगर फंक्शन ऑड फंक्शन है तो डायरेक्ट 0 लिख देना, और अगर इवन फंक्शन है तो 2 का गुणा करके एक लिमिट को 0 बना दो, एक लिमिट को a रहने दो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो मेरे पास फंक्शन दिया गया है ये मेरा ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी आपको पता है, ऑड फंक्शन किसे कहते हैं, f(-x) इज इक्वल टू ये होता है -f(x), तो ये आपका ऑड फंक्शन कहलाता है। ओके, तो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि ये वाला जो फंक्शन है आपका ऑड फंक्शन है और ये वाला इवन फंक्शन है। तो इसकी ये आपके पास हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 2 ऑफ इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर
थीटा डी थीटा। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखिए ये जो आपके पास समाकलन निकला है, इसका आप समाकलन करोगे ना तो कोई फाइनल आंसर पे नहीं पहुँच पाओगे, ठीक है, ये हमेशा चलते जाएगा। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में इसका एक फॉर्मूला होता है 0 to π/2 cos की पावर n थीटा डी थीटा, ठीक है, ये होता है n-1 n-3 अप टू, देखिए ऑर्डर चल रहा है 3 1 और नीचे में इवन n-2 4 2 इंटू π/2। ऐसे ही सेम साइन में भी फॉर्मूला होता है, आप उसको भी याद रखिएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें यूज़ होती रहती है, ठीक है। तो जब मैं इसका यूज़ करूँगा, देखिए 2 मेरे पास पहले से दिया गया है, इंटू n का वैल्यू क्या दिया गया है मेरे को 2, तो जब मैं 2 पुट करूँगा मेरे को तो ये क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा और इंटू डायरेक्ट आपका π/2, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे यूज़ किया जाता है आपको पता होगा। n का वैल्यू आपको पुट कर देना है, जैसे 2 पुट करोगे तो आएगा 1 मतलब ये वाला टर्म आ गया, और 2 पुट करोगे तो ये मतलब ये वाला और इसके आगे को लिखना है, ठीक है। मान लो n का वैल्यू यहाँ पर आपके पास 3 रहता, ठीक है, या 4 रहता आपके पास, तो क्या करते हैं 4 रखेंगे तो कितना मिलता 3 और नीचे में आता 4, तो 3/4 1/2 और π/2, ये 3 टर्म को लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा π/2। क्लियर है? तो अगर ऑप्शंस की बात की जाए तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन इतना आसान प्रश्न नहीं था, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। सबसे पहले तो आपको x-1 इज इक्वल टू साइन थीटा सपोज करना है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तब आप जाके ये वाले कंडीशन पे पहुंचोगे, लिमिट आपको चेंज करना है, फिर इवन और ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा और इसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका फाइनली कंप्लीट होगा। तो ये देखिए ये जो कैलकुलस का क्वेश्चन होता है, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इसके क्वेश्चन इतने जल्दी बनते नहीं है, थोड़ा सा ना टफ रहता है, समय लेता है। तो देखिए जब मैं इसको बना रहा था तो मेरे से आधा सॉल्व हुआ, फिर समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है, टाइम लग रहा है, तो मैं इसको छोड़ दिया था, ठीक है। तो आपको समझना है कि कोई क्वेश्चन अगर बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो जबरदस्त है कि उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको आगे बढ़ जाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास बीटा गामा फंक्शन का बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा गया है। ये आपके टेक्स्ट बुक का ही प्रश्न है और आपने ऐसे प्रश्नों को तैयारी जरूर किया होगा, ठीक है। देखिए आपके पास जो प्रश्न में दिया गया है वहाँ पर इंटीग्रेशन 0 to 2 आपको फाइंड करना है, x⁴ 8 - x⁻³ की पावर में -1/3 dx ये दिया गया है, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं कि बीटा गामा फंक्शन में बहुत सारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, जहाँ पर लिमिट आपका फाइनाइट होता है, 0 to 1 होता है, 0 to इन्फाइनाइट होता है, बहुत प्रकार के फॉर्मूला होता है। तो आपको समझना है कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो कौन से फॉर्मूला में फिट बैठेगा। तो यदि यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा 0 to 1 x⁻m-1 1 - x⁻n-1, तो क्या ये इसमें फिट बैठ सकता है। देखिए अगर लिमिट फाइनाइट दिया गया है, ठीक है, तो मैं कुछ सपोज करके यहाँ पर 0 से 1 बना सकता हूँ, ठीक है। दूसरा चीज़ x⁴ दिया गया है, यहाँ पर उसको कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ x3 दे दिया है, ठीक है, जबकि मेरे को यहाँ पर x चाहिए। तो मेरे को समझ में आ रहा है कि इसको मेरे को ऐसा चेंज करना है जिससे मैं उसको एक सिंगल टर्म्स में लिख सकूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यदि मैं x3 को सपोज कर लेता हूँ 8y, तो क्या होगा, देखिए अगर मैं 8y लेता हूँ यहाँ पर तो 8 को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ और ये 1 - y बन जाएगा। देखो 1 - x 1 - y फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और यहाँ पर सपोज क्या करना है। बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, क्या मैं x की वैल्यू को 2y मान लूँ, ठीक है, तो भी तो बन जाएगा मेरा, तो वैसे में नहीं बनेगा क्योंकि y की घात 3 आ जाएगा ना, फिर तो आपको x की घात 3 की वैल्यू माननी है 8y। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x² dx इज इक्वल टू 8dy। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर आपके पास dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/3 इंटू 1/x² dy। लेकिन आपको वैल्यू तो y के टर्म्स में लाना है और यहाँ पर x आ गया है, तो यहाँ पर देखिए y के टर्म्स में वैल्यू लेके आइए। यदि मैं x की वैल्यू लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, अगर 3 को उधर ट्रांसफर करूँगा तो मेरे को 2 मिलेगा और y की घात 1/3 मिलेगा, ठीक है। अब मेरे को x² चाहिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दूंगा तो मेरे को मिलेगा 4 y की घात 2/3। क्लियर है यहाँ तक? देखिए कैसे हमको x की घात 3 मिला था ना, तो हम x² का वैल्यू निकाले हैं, ठीक है। हमने क्या किया, पहले 3 को ट्रांसफर कर दिया तो ये 8 जो है वो 2 बन गया और y की घात 1/3। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो ये 4 हो गया, y की घात 2/3। तो अब यहाँ पर dx की जो वैल्यू है आपके पास फाइनली आ गई 8/3 इंटू x² का वैल्यू आ जाएगा 4 y की घात 2/3 dy। तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 2/3 y की घात -2/3 और dy। ये फाइनली आपके पास dx की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ना बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया है ना तो आप इसको इजीली बना सकते हो, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिमिट को चेंज करते हैं, तो लिमिट चेंज करने के लिए देखिए यदि मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो मेरे को y का वैल्यू 0 मिल जाएगा, ठीक है। और यदि मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ 2, तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा और 8 और 8 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू मिल गया मेरे को 1। तो मेरे को जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन था ना,
मतलब जो फॉर्मूला बनाना था वो मेरे को बन जा रहा है। तो देखिए ये अब किस प्रकार से हो जाएगा, इंटीग्रेशन आपका हो गया 0 से लेके 1 तक। क्लियर है। x की पावर 4, यहाँ पर देखिए फिर से आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, x की घात 3 दिया गया है यहाँ पर और आपको x की घात 4 निकालना है। तो यहाँ पर से आपने x का मान तो निकाल लिया है, x की मान क्या है, 2 की घात 2 इंटू वाई की घात 1/3, तो ये 2y की पावर 1/3 का कर दो पावर 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 8 माइनस x की पावर 3 को माना है आपने 8y की पावर -1/3 और dx का वैल्यू क्या मिला है 2/3 y की पावर -2/3 dy। ठीक है, थोड़ा सा आराम से इसको सॉल्व करना भाई, क्योंकि इतना सारा यहाँ पर y के पावर में है, x के पावर में है कि गलती होने का बिल्कुल यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए 2 की घात 4 आ जाएगा, ठीक है, मतलब 16 y की घात 4/3। ठीक है, इंटू यहाँ पर मैं 8 को बाहर निकाल सकता हूँ पावर 3 में, तो ये क्या बनेगा 2 मिलेगा, 2 की पावर -1 निकलेगा। ठीक है, देखो पावर -1/3 निकालना है, तो 8 निकलेगा तो 2 की घात 3 बन के निकलेगा, तो 3 और 3 कैंसिल हो गया, लेकिन -1 वही बचा हुआ है, तो 2 की पावर -1 आ गया। ठीक है, 1 - y इंटू 2/3 y की पावर -2/3 और dy। क्लियर है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 16/3 को मैं बाहर निकाल के लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देख लो भाई ऑप्शन में 16/3 आया हुआ है, एक ही जगह आया है। ठीक है, और ये बचा खुचा को लिख लो, क्या आ रहा है y की घात 4/3 y की घात 2/3, मतलब y की घात 2/3 और 1 माइनस y की पावर क्या है, सॉरी ये -1/3 बचा है ना, 1/3 dy। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप ऑप्शन देखोगे तो डी को मार सकते हो। ठीक है, फिर भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यदि मैं m को कंपेयर करता हूँ, m -1 इज इक्वल टू आपका 2/3 दिया गया है, तो यहाँ से m का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, और n -1 इज इक्वल टू -1/3 दिया गया है, तो n का वैल्यू हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। तो इस तरीके से देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर देख के ना आपको लग रहा होगा कि यार इतना बड़ा बन रहा है करके, लेकिन इतना बड़ा नहीं बना है। ठीक है, ये अगर आपने इस प्रकार के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे ना तो 2 मिनट में बना सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन एकदम जल्दी जल्दी करना रहता है और ऐसे प्रश्नों को आप जरूर तैयारी करिए, क्योंकि देखिए इंटीग्रल कैलकुलस के ना क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बनता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पहले नंबर का क्वेश्चन को देखो वो भी बड़ा बना था, ये भी थोड़ा बड़ा बन रहा है, तो इंटीग्रल कैलकुलस में आपका क्वेश्चन बड़ा ही बनने वाला है। तो आप ऐसे क्वेश्चन का तैयारी करिए जो अगर आ जाए ना तो आपको समझ में आए कि तुरंत यहाँ पर से क्या सपोज करना है। देखो इस क्वेश्चन को मैं पहले बनाया ना तो पहले यही गलती किया था मैं भी, कि x का वैल्यू 2y मान लिया था। ठीक है, तो मेरे को समझ में आ गया कि गलती हो रहा है, फिर तुरंत मेरे को याद आया कि मेरे को ऐसा मानना पड़ेगा करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे से बन गया। तो ऐसे ही आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। कब लगा पाओगे, जब आप ऐसे क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये, क्योंकि एक रिजल्ट के बेस में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए प्रश्न में आपको बोला गया है 0 टू इंटीग्रेशन x² e टू दी पावर -n² x² dx, इसकी जो वैल्यू है क्या आएगी। ठीक है, तो बीटा गामा फंक्शन का ये प्रश्न पूछा गया है। फॉर्मूला देखिए क्या होता है, 0 टू इन्फिनाइट x टू दी पावर n इंटू ई टू दी पावर -k² x²। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है 1/2 इंटू k टू दी पावर n+1 गामा n+1/2। ठीक है, तो जब आप इसको इस क्वेश्चन से कंपेयर करोगे ना तो यहाँ पर k के जगह में n दिया हुआ है और n के जगह पे 2 दिया गया है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, k के जगह पे n दिया है और n की जगह पे 2 दिया गया है, तो यहाँ पर आप इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1/2 इंटू k की जगह में n और n की जगह पे 2, तो ये 3 हो जाएगा और गामा ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1/2n³ गामा 3/2। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखिए ऐसे जो प्रश्न होते हैं ना, इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है। अगर इसने इस रिजल्ट को किसी ने पढ़ा है तभी वो इसको बना पाएगा, नहीं तो फिर काम खत्म है। ठीक है, तो ऐसे जो रिजल्ट होते हैं उसको आप कोशिश करिए थोड़ा याद रखने का, ज़्यादा नहीं है इसमें। ठीक है, फिर भी 10-15 होगा तो उसको जरूर आप याद रखिए बीटा गामा फंक्शन के रिजल्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अगेन आपके पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया गया है, और ये जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस होते हैं ना बीएससी फर्स्ट ईयर में ही पूरी तरीके से आपको दिया गया है। ठीक है, बीटा गामा फंक्शन को अगर मैं छोड़ दूं तो जितना भी इंटीग्रेशन का चीज़ दिया गया है वो फर्स्ट ईयर में है। फर्स्ट ईयर में कैलकुलस बुक के यूनिट 3 में दिया गया है, उसमें बहुत सारे वेराइटी हैं किस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हो। ठीक है, जहाँ पर x+1 है, x² है, ऊपर में x है, तो इससे सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं और अलग अलग मेथड है सॉल्व करने का। ठीक है, लेकिन मेरे को यहाँ पर सपोज करने वाला जो मेथड है ना ज़्यादा अच्छा लगता है, वहाँ से जल्दी इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सपोज करने वाले मेथड से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं x की वैल्यू सपोज कर लेता हूँ सेक थीटा। ठीक है, यदि x की वैल्यू मैं सेक थीटा सपोज करूँगा तो dx हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, क्यों हम यहाँ पर ऐसा करें, क्योंकि देखो ये x² -1 दिया गया है, तो ये सिर्फ सेक या फिर टेन लेने से ही बनेगा। ठीक है, साइन लेने से नहीं बनने वाला है।
अब यहाँ पर अगर आप लिमिट इसको चेंज करोगे तो यदि आप x की वैल्यू 1 लोगे तो आपको थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी 0, और यदि आप x की वैल्यू 2 लोगे तो थीटा का वैल्यू आपको मिलेगा π/3 मिल जाएगा। ठीक है, π/3 पे वैल्यू 2 मिलता है। ओके, तो इसको चेंज कर लेते हैं 0 to, ये हो जाएगा π/3, ये हो जाएगा सेक थीटा tan थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा +1 इंटू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, दैट मीन्स tan स्क्वायर थीटा, और रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट लिख दिया हूँ, समझ जाना आप। यहाँ पर आप पुट करोगे तो आपको tan थीटा मिल जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, 0 to π/3 सेक थीटा अपॉन सेक थीटा +1 d थीटा। अब यहाँ पर से हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहीं पर से सॉल्व करना जो है ना मेजर काम रहता है, टास्क रहता है। तो देखिए सेक को आपको चेंज करना है 1/cos में, तो 1/cos में अगर मैं इसको चेंज करके लिखूंगा तो ये क्या मिल जाएगा 1/cos थीटा +1 d थीटा। ठीक है, सेक को ऐसे सॉल्व नहीं किया जा सकता, सेक के फॉर्म में कभी भी आएगा ना तो उसको हमेशा आपको कॉस के फॉर्म में चेंज करना है। इसको 1/cos लिखोगे तो ये वाला चीज़ आपको मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ से मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। देखिए फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर θ/2 -1 और +1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा d थीटा। तो आपको यहाँ पर क्या मिल जा रहा है 0 to π/2, 1/2 बाहर आ गया, और इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर θ/2 d थीटा। ठीक है, 1/cos को हमने फिर से वापस सेक लिख लिया। अब सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन जाते हो क्या होता है tan थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 tan θ/2 इंटू, ठीक है θ/2 का करोगे तो 2 मिलेगा, और लिमिट आपको पुट करना है 0 से लेके ये π/3 है ना, ये गलती से π/2 लिख दिया हूँ मैं, π/3। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास जब वैल्यू पुट करोगे तो tan π/6 माइनस tan 0 हो जाएगा। tan π/6 की वैल्यू क्या होती है, ये होता है 1/√3 और -0, दैट मीन्स फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 1/√3। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, जहाँ पर आपको समझना है कि मैं सेक सपोज करूँ कि tan सपोज करूँ, या फिर साइन सपोज करूँ कि कॉस सपोज करूँ, ये सब चीज़ ना मैटर करता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से तैयारी करोगे तो ऐसे प्रश्न बिल्कुल ही सबसे नहीं छूटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ट्रिपल इंटीग्रेशन का बहुत ही सरल प्रश्न पूछा गया है। यदि आपको बेसिक नॉलेज पता है तो आप ऐसे प्रश्नों को आराम से बना सकते हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन 0 to 1 x² to x और 0 to xy फाइंड करनी है। ठीक है, और समाकलन करना है आपको 1 का विथ रिस्पेक्ट टू x, y और z। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए प्रश्न दिया गया है। अब यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में जो इंटीग्रल की जो रहते हैं ना लिमिट, वहीं से डिसाइड हो जाता है कि किसके रिस्पेक्ट में समाकलन करना है। तो देखिए यहाँ पर जो समाकलन दिया गया है लिमिट, वहाँ पर 0 और xy दिया गया है। अगर xy दिया गया है मतलब ये पक्का है कि यहाँ पर x और y के लिए समाकलन नहीं होगा, इसके लिए समाकलन होगा z के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर x दिया गया है, तो यहाँ पर जो सेकंड समाकलन करोगे आप वो y के लिए करोगे, और थर्ड में फिर जाके आप x के लिए समाकलन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फाइनल आपका मिलने वाला है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। पहले आपको समाकलन करना है z के लिए, ठीक है, फिर जो आएगा उसका समाकलन करना है आपको y के लिए, और फिर जो आएगा उसका समाकलन करना है आपको x के लिए। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले समाकलन करते हैं z के लिए। तो यहाँ पर 1 का समाकलन करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा 0 to 1 x² to x, ये हो जाएगा z। वैल्यू पुट करनी 0 से x y, अब बचा dy और dx। तो वैल्यू पुट कर दीजिए 0 to 1 x² x xy dy। अब y के लिए जब मैं समाकलन करूँगा, ठीक है, और ये बाद में फिर x के लिए समाकलन करना है। ठीक है, जब मैं y के लिए समाकलन करूँगा तो x मेरा कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, x को बाहर निकाल देते हैं, तो ये जो समाकलन है वो आपके पास हो जाएगा y²/2, और वैल्यू पुट करनी है आपको x² से लेके x तक। क्लियर है यहाँ तक? देखिए अब सिंपली आपको 0 to 1 समाकलन x, वैल्यू पुट कर दीजिए, x पुट करो, 1/2 को बाहर निकाल दो। ठीक है, 1/2 को बाहर निकाल देते हैं, x पुट करने से ये हो जाएगा x² माइनस x की पावर, ये हो जाएगा 4dx। 1/2 बाहर में है, अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 माइनस x की पावर 5dx। तो यहाँ पर से आपके पास जब आप समाकलन करोगे तो x की पावर 4/4 माइनस x की पावर 6/6 और 0 to 1 पुट करने से आपके पास क्या मिल जाएगा, देखिए 1/4 माइनस 1/6, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 12,
ठीक है, और 4 तिया 12 तो ये 1, तो ये मिल जाएगा 1/24, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका पास आ जाएगा 1/24, ठीक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो देखिए सिंपल से यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ करना था, जो इंटीग्रल की लिमिट दी गई है ना उसी से डिसाइड होता है कि किसके लिए समाकलन करना है। और बड़ा ही आसान प्रश्न पूछा गया था, और ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को जरूर आप तैयारी करिए ताकि ऐसे प्रश्न आपसे आराम से बन जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। अगेन आपके पास रिजल्ट के बेस में एक प्रश्न पूछा गया है। देखिए आपको वैल्यू फाइंड करनी है 0 to इनफाइनाइट x टू द पावर a-1 डिवाइडेड बाई 1 - x dx, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इसका रिजल्ट होता है, इस इंटीग्रल की वैल्यू होती है पाई इंटू कॉट a पाई, ठीक है। तो यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस प्रकार के जो रिजल्ट बेस के ऊपर में जो प्रश्न रहते हैं ना, वो उसी से बन सकता है जिसने उसका तैयारी किया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुल 6 प्रश्न पूछे गए थे इंटीग्रल कैलकुलस से, ठीक है। और इन 6 प्रश्नों में से मैंने 3 प्रश्नों को सॉल्व किया था। 3 प्रश्न मेरे से सॉल्व नहीं हो पाए थे, जैसे ये 65 नंबर का क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हो पाया था, और 2 प्रश्न मेरे से सॉल्व नहीं हो पाए थे, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रल कैलकुलस का जो प्रश्न है ना कहीं थोड़ा सा ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक तो समय ज़्यादा लेता है, ठीक है। ऐसे ही आपका डिफरेंशियल कैलकुलस में होता है और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी होता है। तो इसके प्रश्न में कहीं टाइम ज़्यादा लगता है। तो आपको समझना है कि कौन से प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है और किसको छोड़ देना है, ठीक है। और तैयारी आपको सबका करना है, खासकर बीटा गामा फंक्शन का आप तैयारी करिए। देखिए 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे, ठीक है। बीटा गामा फंक्शन से इसका आपको अच्छे से तैयारी करना है, और जो सिंपल इंटीग्रेशन है, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, इनका तो आपको अच्छे से तैयारी करना ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अच्छे से तैयारी करोगे तो कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। और यदि किसी भी प्रश्न से संबंधित आपको कोई सा भी डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर डाउट डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू।